हेलो साथियों, वेलकम टू इंडियन क्लासेज। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2 दिसंबर का मॉर्निंग वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियोज में हमने 27 नवंबर, 28 नवंबर और 1 दिसंबर के तीनों शिफ्ट्स के पेपर सॉल्यूशन करा दिए हैं। टोटल 9 सेट आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ये 10वां सेट है। टोटल 38 सेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2020 में कंडक्ट हुए थे एग्जाम। अगर आपने पिछले सेट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप आगे की रणनीति बना सकेंगे। इनकी पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है ये आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप इंडियन क्लासेज के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्ताव की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। तो कितनों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 50 प्रस्तावकों की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में अन्य 50 मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। 1997 से पहले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता होती थी। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 में 1997 में संशोधन किया गया था और अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के पास प्रस्तावक के रूप में 50 सदस्य और अनुमोदक के रूप में भी 50 सदस्य होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 62। जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 22 भाग थे। इन्हें अध्याय के रूप में समझा जा सकता है। हर भाग में कुछ अनुच्छेद होते हैं। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज भागों की कुल संख्या 25 हो गई है। इनकी विस्तृत जानकारी नीचे तालिका में दी गई है। इसी प्रकार मूलतः संविधान में पहले 395 धाराएं थी और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज यह संख्या क्रम से 448 तो धाराएं हो गई हैं और अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। ये कुछ हमको स्टार्ट के संविधान के भाग है और उनमें उन भागों में कितने अनुच्छेद वो दिए हुए हैं। भाग फर्स्ट है जो संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 104 तक है। भाग सेकंड नागरिकता है और उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग थर्ड मूल अधिकार से संबंधित है और उसमें अनुच्छेद 12 से 35 आएगा भाग थर्ड में। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है। और भाग 4A में मूल कर्तव्य है जो कि आर्टिकल 51A में है। भाग 5 संघ से संबंधित है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित है जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है। और भाग 6 राज्य से संबंधित है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से, वो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। तो आर्टिकल 62 किस में आ जाएगा? 52 से 151 बीच में आता है, तो ये भाग 5 में आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पनामा नहर। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जल मार्ग है। यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और हजारों जहाजों को समुद्री पारगमन की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें निजी जहाज से लेकर बड़े वाणिज्यिक जहाजों तक शामिल है, जिन्हें पैनामैक्स कहा जाता है। एक शब्द पैनामैक्स किसे कहते हैं? एक शब्द है जो नहर में सबसे बड़ा पात्र आकार वाले जहाजों का जिक्र करता है। ये हमको चित्र में दिया हुआ है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में पनामा नहर बनी हुई है। ये दूसरे को जोड़ते हैं दोनों ओशियन को। क्वेश्चन नंबर 4, रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स ने 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेद प्रकाश दुडेजा को। रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश दुडेजा को हाल ही में 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया था। RLDA रेलवे मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए खाली रेलवे भूमि के विकास के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 5, ईला अरुण और अल्लाह जलाई बाई किस राज्य की लोक गायिका हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान की ये लोक गायिका हैं। ईला अरुण और अल्लाह जलाई बाई राजस्थान की लोक गायिका हैं। ईला अरुण का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। यह लोक गायिका के साथ ही हिंदी फिल्मों की पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हैं। अल्लाह जलाई बाई लोकप्रिय राजस्थानी मांड गायिका थी। इनका जन्म राजस्थान के बीकानेर जिले में वर्ष 1902 में हुआ था। इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गायकी की थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार के युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेना खेल संस्थान पुणे द्वारा। भारत सरकार के युवा खेल एवं कार्य मंत्रालय द्वारा सेना खेल संस्थान पुणे को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया,
देश में खेलों के प्रचार और विकास में कॉरपोरेट स्वैच्छिक संगठनों और खेल नियंत्रण बोर्डों की भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 2020-21 के बजट के अनुसार कितनी सीमा तक की आय पर कोई कर नहीं लिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 लाख रुपए तक। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 366 को संविधान, जिसको 26वां संशोधन बोलते हैं, 1971 में हुआ था, वो अनुच्छेद 366 में संशोधन किया गया था। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 366 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा भारतीय देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेष अधिकारों तथा प्रीपर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, अजय ठाकुर किस खेल के प्रसिद्ध पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कबड्डी के। अजय ठाकुर का संबंध कबड्डी से है। यह भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। इन्होंने 2016 के कबड्डी विश्व कप तथा 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इन्हें 2019 में पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में फसल काटने और जलाने की प्राचीन कृषि पद्धति, जिसमें किसान भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं और अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं, किस नाम से जानी जाती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेवार। मध्य प्रदेश में फसल काटने और जलाने की प्राचीन कृषि पद्धति, जिसमें किसान भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं और अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं, इस पद्धति को बेवार कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वार्य नाम से स्थानांतरित कृषि होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ। सारनाथ का मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है। इसे सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में विद्यन लाल बालुआ पत्थर से निर्मित करवाया गया है। इसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, जिसे सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इसे वर्तमान में सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को सिंह चतुर्मुख स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना कम हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 23.9%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद 23.9% कम हो गया था। इसका प्रमुख कारण अप्रैल से जून तिमाही के दौरान देश में लगने वाला कोविड लॉकडाउन था। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऊतक नाम से जाना जाता है। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसकी संरचना समान होती है तथा यह साथ मिलकर एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि जंतुओं में 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जैसे उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा जनन ऊतक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा प्रदान करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डीमैट खाता। डीमैट खाता के माध्यम से सेवा शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा प्राप्त होती है। डीमैट खाता नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के साथ खोल सकते हैं। यह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एजेंट नियुक्त करती है, जो स्वयं और इन्वेस्टर्स के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करती है। उदाहरण के रूप में HDFC बैंक एक डीपी है जिसके साथ डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपायों से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी घाट को किस स्थान पर सह्याद्री जैसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। भारत में पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के संकीर्ण तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को कनारा तथा दक्षिणी भाग को मालाबार क्षेत्र या मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसे वर्ष 2012 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेनरी विवियन डोरेजियो। ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना हेनरी विवियन डेराजियो द्वारा की गई थी। बंगाल में 1820 और 1830 के दशक के अंत में बंगाली बुद्धिजीवियों में एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति का उदय हुआ। यह प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय की विचारधारा से अधिक आधुनिक थी, इसलिए इसे युवा बंगाल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध का जन्म स्थल एक प्राकृतिक कुंज था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लुम्बिनी वन। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उल्लेखनीय है कि पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 19, तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्वों के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वैधानिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विपरीत लिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर विपरीत व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21, लॉन टेनिस के गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 56 से 59.4 ग्राम तक। लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन 56 से 59.4 ग्राम के मध्य होता है। उल्लेखनीय है कि टेनिस खेल में एकल मुकाबले में प्रत्येक टीम में एक खिलाड़ी होते हैं तथा युगल मुकाबले में दोनों टीमों में 2 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस के बल्ले को रैकेट और मैदान को टेनिस कोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार ने तपेदिक को कब तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2025 तक। भारत सरकार द्वारा तपेदिक को 2025 तक खत्म करने के उद्देश्य से टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। अटल प्रोग्रेस वे, जिसे चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, एक स्वीकृत 404 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेस नियंत्रण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो राजस्थान के कोटा शहर को इटावा शहर से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर ग्वालियर के माध्यम से यह 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24, 5 मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्मृति जुबिन ईरानी। 5 मार्च 2020 को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रधानमंत्री की प्रमुख योजना के तहत राज्य और जिला स्तर पर 25 अभिनव पहलों का संकलन है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में की थी। किस योजना को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 25, रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेडॉन गैस का रंग हरा होता है, जबकि रेडॉन गैस रंगहीन होती है, तो इसका कोई कलर नहीं होता है, तो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रेडॉन एक गंधहीन अदृश्य रेडियोधर्मी गैस है जो प्राकृतिक रूप से चट्टानों, मिट्टी और पानी से निकलती है। रेडॉन छोटी दरारों या छिद्रों के माध्यम से घरों और इमारतों में प्रवेश कर सकता है और हवा में जमा हो सकता है। समय के साथ रेडॉन के उच्च स्तर में सांस लेने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बारडोली आंदोलन। बारडोली सत्याग्रह
बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11 मई 2000 को। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भारत सरकार का एक आयोग है। इसकी स्थापना 11 मई 2000 में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री, संबंधित विभागों के सचिव, प्रख्यात चिकित्सक, जनसांख्यिकी और नागरिक समाज के प्रतिनिधि आयोग के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बनास, पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चंबल नदी की ये सहायक नदियां हैं, बनास, पार्वती और काली सिंध। चंबल नदी जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल महू इंदौर के निकट जानापाव की पहाड़ी से है। चंबल नदी की सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, बनास है। अंत में यह चंबल नदी इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में जाकर मिल जाती है। वर्तमान में इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। वर्तमान में इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 29, बाजार अवधि 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामतिल के बीज। क्वेश्चन नंबर 30, 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में भारतीय झंडा फहराया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि विदेश में कहीं भारत का झंडा फहराया गया। भीकाजी रुस्तम कामा या मैडम भीकाजी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर झंडा फहराया था। वे एक उत्साही स्वतंत्रता कार्यकर्ता होने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए आगे आने वाली महिला थी। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जल महल। जल महल जयपुर में स्थित है। जल महल आगरा के किले में नहीं बल्कि राजस्थान के जयपुर के मानसागर झील के बीच में स्थित एक महल है। उपयुक्त विकल्पों में से अन्य 3 स्मारक आगरा के किले में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जैन विद्वान मेरी तुंग ने किस वर्ष में प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1304 ईस्वी में। जैन विद्वान मेरी तुंग ने प्रबंध चिंतामणि का संकलन 1304 ईस्वी में किया था। इसमें तत्कालीन राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। यह जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, घन मीटर किसका एसआई व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है? तो घन मीटर किसका होता है? आयतन का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्न है। बल का न्यूटन हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा और कार्य का न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोराइसिस। सोराइसिस श्वसन तंत्र से नहीं बल्कि त्वचा संबंधी बीमारी है। इससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर के त्वचा पर पपड़ी जैसी ऊपरी परत जमा हो जाती है। शरीर में लाल धब्बे और चकत्ते हो जाते हैं। विकल्प में अन्य रोग जैसे अस्थमा, इन्फ्लुएंजा तथा निमोनिया श्वसन से संबंधित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 35, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नई दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा दोनों दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित हैं। मदरसे का निर्माण 1315 ईस्वी में किया गया था। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। वह वर्ष 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंध नहीं रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुखोटा नृत्य। वांगला, भोजागिरी व गरिया नृत्य का संबंध त्रिपुरा से है। उल्लेखनीय है कि मुखेटा नृत्य के अंतर्गत नर्तक चेहरे पर मुखोटा लगाकर नृत्य करता है। इस तरह से कई प्रकार के नृत्यों का मंचन किया जाता है, जैसे छऊ नृत्य, लामा नृत्य, कथकली नृत्य, बोहड़ा नृत्य इत्यादि। अतः मुखौटा नृत्य कोई लोक नृत्य नहीं है बल्कि यह नृत्य करने की एक विशेषता है जो कई अन्य राज्यों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकल लंबाई। एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को फोकल या फोकस दूरी कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी दूसरे लेंस से कम है तो इसका अर्थ है कि कम फोकस दूरी वाला लेंस प्रकाश को मोड़ने में अधिक सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 38, कृतिका पांडे ने निम्नलिखित में से किस कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। कृतिका पांडे को द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 प्रदान किया गया। वह झारखंड के रांची शहर से संबंध रखती हैं। इनकी यह कहानी दो युवाओं की कहानी है जो समाज की पुरानी बंदिशों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाले पुराने जलोढ़ की प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बांगर। बांगर मिट्टी बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाले पुराने जलोढ़ की प्रणाली को दर्शाती है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल के ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। भारतीय संदर्भ में देखें तो इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जैन त्योहार पर्युषण पर्व हर साल हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाद्रपद महीने में। जैन त्योहार पर्युषण पर्व हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है। यह क्षमा व करुणा का पर्व है। इस त्योहार का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना और सही मार्ग पर चलना है। पर्युषण के दौरान जैन उपवास रखते हैं। उपवास की अवधि श्वेतांबर संप्रदाय में 8 दिन और दिगंबर संप्रदाय में 10 दिन तक पर्युषण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू जिले में स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वर्ष 1920 के दशक के भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें पुराने शहरों की जानकारी प्राप्त हुई। मांडा जम्मू कश्मीर के पीर पंजल घाटी में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा काल के लाल बर्तनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आगा खान की हवेली। आगा खान की हवेली की स्थिति ताजमहल के पूर्व में है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2018 में संरक्षित स्मारक घोषित किया। अब हवेली के अवशेषों में केवल 3 मंजिल बुर्ज बचा हुआ है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल के मुतवल्ली और आगरा के फौजदार रहे आगा खान के नाम से इस हवेली को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने सितंबर 2020 में कौन सा वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 48वां वार्षिक विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 44, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना के बाद से 2020 तक इसे कुल कितनी बार रद्द किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 बार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना के बाद से 2020 तक इसे कुल 3 बार रद्द किया जा चुका है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण इसे नहीं दिया गया। इससे पूर्व भी वर्ष 1970 तथा 1990 में इसे रद्द किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों एवं कार्यों के आवंटन को परिभाषित किया गया है। इस अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संविधान अधिनियम 2015, 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 का संबंध भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से है। इसके अंतर्गत वर्ष 1974 के भूमि सीमा समझौता के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग का हस्तांतरण किया गया। इसके लिए संविधान के प्रथम अनुसूची में 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से मिलकर बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना है। वायुमंडल में गैसों का संगठन निम्न है: नाइट्रोजन का 78.08%, ऑक्सीजन का 20.95%, ऑर्गन का 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। क्वेश्चन नंबर 48, लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उन्होंने सिक्कों में स्वयं तथा कुमार देवी व लिच्छवी के संयुक्त नाम से जारी किया था, जिन्हें दीनार के नाम से जाना जाता था। वह महाराज धीराज की उपाधि को अपनाने वाले पहले गुप्त राजा थे। गुप्त संबंध का प्रारंभ 319 ईस्वी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, 2020-21 के बजट में कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए विदेशी संविभाग निवेशकों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई की सीमा को बढ़ाकर बकाया स्टॉक का कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया? 15% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए विदेशी संविभाग निवेशकों की सीमा को 9% से बढ़ाकर बकाया स्टॉक का 15% कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि एफपीआई किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है या उसे ऋण उपलब्ध करवाता है। क्वेश्चन नंबर 50, अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों के विभाग ने किस संगठन के साथ मिलकर सतत वित्तीय सहयोगात्मक परामर्श का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। 26 अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों के विभाग ने संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर सतत वित्तीय सहयोगात्मक परामर्श का शुभारंभ किया है। सहयोगात्मक परामर्श के तहत भारत में सतत वित्तीय के व्यापक दायरे पर केंद्रित विषयगत चर्चा आयोजित की गई। इसमें लगभग 220 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये हमारा जीके का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम रीजनिंग वाले सेक्शन पे आते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस एक आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को जारी रखेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो नेक्स्ट आकृति आएगी वो ऑप्शन नंबर 3 वाली आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से उस एक आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को जारी रखेगी। हम इसमें देखेंगे जो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे जो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई है, ये एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रहे हैं, वो भी दाईं तरफ। तो सेकंड आकृति में प्लस नेक्स्ट कोने में आ गया, उसके बाद थर्ड आकृति में प्लस उससे नेक्स्ट कोने में आ गया, और फोर्थ में उससे नेक्स्ट, ऐसे ही माइनस और ऐसे ही मल्टीप्लाई। लेकिन जो पॉइंट है, डार्क वाला सर्किल है जो बीच में पॉइंट है, वो पहले बाईं तरफ है, फिर दूसरी आकृति में मिडिल में, तीसरी आकृति में एकदम दाईं तरफ हो गया, और फोर्थ आकृति में फिर से बाईं तरफ हो गया। तो नेक्स्ट आकृति में मिडिल में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हम देख रहे हैं मिडिल में आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब अपनी जगह सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें जो आकृति अंतर्निहित है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। 63, 99 और 143। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 48, 80 और 120। अब 63, 99, 143 में क्या संबंध है वो देख लेते हैं। हम देखें 63 कैसे आ रहा है, 7 × 9 करेंगे तो 9 7 63 आ गया। फिर हम 99 कैसे आएगा, 7 में +2 और 9 में +2, तो 7 + 2 9 और 9 + 2 11, तो 9 × 11 99 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम 9 में 2 ऐड करेंगे और 11 में 2, तो 9 + 2 11, 11 + 2 13, तो 11 × 13 करेंगे तो 143। इस प्रकार ये सेट में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी प्रकार 48, 80 और 120 में फॉलो हो रहा है। 48 के लिए 8 × 6 बराबर 48 हो जाएगा। 8 6 48, 8 में 2 ऐड कर देंगे, 6 में 2 ऐड कर देंगे, तो 10 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा। तो 10 × 8 80 दूसरी संख्या आ गई। फिर से हम 2 ऐड कर देंगे इन संख्या में, 10 में +2 और 8 में +2, तो संख्या हो जाएगी 12 × 10। तो 12 × 10 करेंगे तो 120 थर्ड संख्या आ गई। तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है 48, 80 और 120 वाले सेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसका जो 90 है वो 110 से संबंधित है, तो 240 किससे हो जाएगी, 272 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे, वो देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे 90 का 110 से है, 9 × 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। 10 तो 110 कैसा रहे, तो 9 × 10 के बाद 10 × 11,
10 को नेक्स्ट अंक के 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 110 आ जाएगा। उस प्रकार 240 को हम कैसे लिखेंगे, 15 इंटू 16। तो 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक संख्या अगली से, तो 16 इंटू 17। तो 16 इंटू 17 करेंगे तो आ जाएगा 272। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 272। क्वेश्चन नंबर 6, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे निम्नलिखित समीकरण संतुलित करने के लिए स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखा जा सकता है। तो बाएं से दाएं आएगा, पहले आएगा मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर भाग, फिर इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। मल्टीप्लाई रखेंगे, फिर माइनस, तो 13 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 18 भागित 6 बराबर 53। अब 13 इंटू 4 माइनस 2, 18 में डिवाइड दे देंगे 6 का तो आ जाएगा 3, तो प्लस 3 बराबर 53। क्योंकि हम इसको बोर्ड मास नियम से करते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर माइनस प्लस। तो ऐसे ही 13 इंटू 4 करेंगे तो 52 आ जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 3 बराबर 53, तो 55 माइनस 2 बराबर 53, तो 53 बराबर 53, अर्थात LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 7, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे दी गई आकृति में रिक्त स्थानों में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो जो हम आकृति 2 को रखेंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप रख के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो हम इसके जब हम दाईं ओर, आकृति के दाईं ओर रखेंगे तो सही दर्पण प्रतिबिंब आएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, एक कोड भाषा में HAND को SZMW के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में किस शब्द को TLZG के रूप में लिखा जाएगा। तो किस शब्द को लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा GOAT को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जिस पर हम HAND को, H का विपरीत होता है S, A का Z, N का M और D का W विपरीत अक्षर हैं, उसी प्रकार TLZG का विपरीत अक्षर कौन कौन से हो जाएंगे। G का उल्टा T होता है, O का L होता है, A का Z होता है और D का G। तो अतः GOAT को TLZG के कोड भाषा में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हम देखेंगे जो फर्स्ट और सेकंड में संबंध है वैसे ही थर्ड और फोर्थ में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 100% लाभ प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना गुना होना चाहिए। तो ये तो हम कॉमन सेंस की बात है कि लागत मूल्य कितना होगा, जब हमको दुगना लाभ प्राप्त करना है तो वो कितना होना चाहिए, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का आधा होना चाहिए, तो 1/2 इसका। लेकिन इसमें ऑप्शन 2 गुना दिया हुआ है, ये इसमें से गलत प्रिंट हो गया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो 1/2 गुना होगा, क्योंकि जब लागत मूल्य आधी होगी और विक्रय मूल्य दुगना होगा लागत मूल्य से, तभी तुमको 100% लाभ प्राप्त होगा। तो लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना होगा, 1/2, मतलब विक्रय मूल्य का हाफ होगा, और जबकि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का दोगुना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 523, 540, 574, 625। 625 के बाद आएगी 693। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, 523 और 540 में कितने डिफरेंट है, 17 का, और 540 और 574 में 34 का, 574 और 625 में 51 का, और 625 में नेक्स्ट संख्या आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि 17 के बाद हम 34, तो 17 दूनी 34, फिर 17 34, 17 51, 17 चौका 68, तो 68 ऐड हो जाएगा 625 में, तो राइट आंसर हो जाएगा 693। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक अन्य से भिन्न है। अन्य आकृतियों से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो एक दूसरे के जल प्रतिबिंब है, लेकिन सेकंड एक दूसरे का जल प्रतिबिंब नहीं है, और जबकि थर्ड भी एक दूसरे का जल प्रतिबिंब है, और फोर्थ भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 14, उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों के समान नहीं है। अभियंता जिसे इंजीनियर बोलते हैं, दंत चिकित्सक जिसे डेंटिस्ट बोलते हैं, मजदूर, पुलिसकर्मी और कारखाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 5 जो कारखाना है वो बाकी से डिफरेंट है, क्योंकि अभियंता, दंत चिकित्सक, मजदूर और पुलिसकर्मी ये एक पेशे हैं, पेशा है जिनका काम करने का। कोई पुलिस वाला पुलिस का काम करता है, मजदूर का, दंत चिकित्सक का, और अभियंता का। लेकिन कारखाना, फैक्ट्री, ये इनसे डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उस वेन आरेख का चयन करें जो दी गई वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे अच्छे तरीके से निरूपित करता है। टोक्यो, जापान, एशिया। तो टोक्यो है वो जापान की राजधानी, अर्थात जापान के अंदर टोक्यो, और जापान किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बड़ा सर्किल है वो हमको किसको दिखाएगा, एशिया को, फिर बीच वाला सर्किल जापान को, और जो मिडिल में सबसे छोटा है वो टोक्यो को। क्वेश्चन नंबर 16, एक चित्रकार किसी घन के सभी पृष्ठों को इस प्रकार से पेंट करना चाहता है कि इसके किसी भी 2 आसन पृष्ठों पर एक समान रंग न हो।
उसे कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उसे 3 रंगों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 17, वर्गों के उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सबसे बेहतर तरीके से निरूपित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि खिड़की भवन में होता है और भवन में कमरा होता है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा जो बाहर वाला सर्कल वो भवन हो जाएगा। भवन के अंदर कमरा होता है और कमरे में खिड़की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट आकृति हमको जो चित्र है उसके मिडिल में नजर आ रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो इसका जो फर्स्ट आकृति सेकंड आकृति से जो रिलेशन नजर आ रहा है वही हमको थर्ड और फोर्थ में नजर आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो इसका जो असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड थर्ड और फोर्थ वो उसमें हम देखेंगे सेकंड थर्ड और फोर्थ में दोनों आकृति सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि नीचे के है जो उसमें 3 हमको रेखाएं नजर आती हैं, 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति है, जबकि ऊपर वाली आकृति 2 रेखाओं से बनी हुई है, तो इसका जो असंगत है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पशु, क्योंकि मालवेयर ये वायरस होता है कंप्यूटर में, ऐसे एंथ्रेक्स पशुओं में एक तरीके से वायरस होता है, तो इसका राइट आंसर मतलब बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पशु। क्वेश्चन नंबर 22, एक पासे में आसन पृष्ठों पर दक्षिणावर्त क्रम में P, Q, R और S लिखा गया है। जब X सबसे ऊपर होता है तो Y सबसे नीचे होता है, जब R सबसे ऊपर होता है तो सबसे नीचे क्या होगा, तो सबसे नीचे होगा ऑप्शन नंबर 4 P। जैसे कि हमको चित्र में दिया है, पासे में आसन पृष्ठों पर दक्षिणावर्त क्रम में P, Q, R, S की स्थितियों को दर्शाने पर जब X सबसे ऊपर होता है तो Y सबसे नीचे होता है, अतः स्पष्ट है कि R सबसे ऊपर होगा तो P सबसे नीचे होगा, क्योंकि विपरीत फलक है। क्वेश्चन नंबर 23, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे दी गई आकृति में रिक्त स्थानों में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा तो वो आकृति थर्ड रखने पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1793, 1789, 1773, 1737, 1673, तो इसके बाद आएगी 1573। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे वो देख लेते हैं। हम देखेंगे कि 1793 में और 1789 में -4 का डिफरेंट है, मतलब 1793 में -4 गया जब 1789 आ गया, और ऐसे ही फिर 1789 -16 गया, फिर 1773 में -36 और 1737 -64। तो जो कि पहले 2 4 गया, फिर 16 गया, फिर 36 64, जो कि हमको समझ में आ रहा है कि 4 2 का वर्ग होता है और 16 4 का वर्ग। तो पहले 2 का वर्ग माइनस करना है, फिर 4 का वर्ग माइनस करना है, फिर 6 का वर्ग 36 माइनस करना है, फिर 8 का वर्ग -64 माइनस करना है। तो 1673 के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 10 का वर्ग माइनस करना है, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो 1673 - 100 करेंगे तो 1573, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक कागज को पहले 2 आकृतियों में दिखाए गए के अनुसार बिंदीदार रेखाओं पर मोड़ा जाता है और इसे तीसरी आकृति में दिखाए गए के अनुसार काटा जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो जब हम इस कागज को खोलेंगे तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसा दिखाई देगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसे हम घर पे भी कागज लेके कर सकते हैं। ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारे मैथ वाला सेक्शन आता है, सेक्शन सी, जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर और इसका परिमाप 34 मीटर है। सबसे लंबी छड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है जिसे इस आयताकार कमरे में रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13 मीटर। वो कैसे वो देख लेते हैं। माना आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई व चौड़ाई क्रम से L तथा B मीटर है, तब प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है L गुना B होता है, तो L गुना B बराबर 60 मीटर स्क्वायर, और परिमाप होता है 2 गुना L प्लस B, जो कि हमको दिया है 34। तो L प्लस B बराबर क्या हो जाएगा 17, क्योंकि 2 का भाग चल जाएगा 37 में। तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गई। तो चूंकि L माइनस B का स्क्वायर बराबर होता है L प्लस B का स्क्वायर माइनस 4LB, तो हम इसको L प्लस B की वैल्यू 17 आ गई, तो 17 का पावर 2 माइनस 4 इंटू 60, तो ये आ गया 49। तो L माइनस B का होल स्क्वायर बराबर आ गया 49, तो L माइनस B बराबर आ जाएगा 7। ये हमारी थर्ड समीकरण हो गई। तो समीकरण सेकंड व थर्ड से L बराबर हमको 12 मीटर और B बराबर 5 मीटर आ जाएगा। अब सबसे लंबी छड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो बराबर √12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, तो 169 का √ निकल जाएगा। तो इसका √ निकलेगा तो यह आ जाएगा 13 मीटर। तो सबसे लंबी छड़ी रखी जा सकती है वो रखी जा सकती है 13 मीटर की।
क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं तीसरी संख्या में से 29% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगी 11.27%। माना तीसरी संख्या 100 है, तो प्रश्न अनुसार पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 71 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या का पहली संख्या से कमी प्रतिशत हमको निकालना है, तो 71 - 63 अपॉन 71 इंटू 100, तो बराबर हो जाएगा 800 अपॉन 71, तो बराबर 11.27%। क्वेश्चन नंबर 3, 3 से 2/3 प्लस 6 से 7/12 प्लस 4 से 9/36 में वह कौन सा सबसे छोटा भिन्न जोड़ा जाए कि योगफल पूर्ण संख्या बन जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1/2 भिन्न हम जब जोड़ेंगे तो योगफल पूर्ण संख्या बन जाएगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं। हम प्रश्न अनुसार 3 से 2/3 प्लस 6 से 7/12 प्लस 4 से 9/36 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब हम इसको सॉल्व करते करते आएंगे तो ये आ जाएगा लास्ट में 13 प्लस 3/2। अब हम जब इसमें 1/2 ऐड करेंगे, 13 प्लस 3/2 प्लस 1/2, तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी 15। तो इसमें जो सबसे छोटी भिन्न संख्या जो ऐड करनी पड़ेगी वो 1/2 करनी पड़ेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी संख्या के 67% को 59.4 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या है, तो वह संख्या होगी 180। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना संख्या x है, तो प्रश्न अनुसार x का 67%, तो 67/100 प्लस 59.4 बराबर आ जाएगा x के ही, तो 33x/100 बराबर 59.4, 33x बराबर 5940, x बराबर आ जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 5, 800 की धनराशि 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर x% पर 956 हो जाती है। यदि ब्याज दर x प्लस 6% तक बढ़ा दी जाए तो 800 की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 1100 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं। इस अनुसार साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो जो समय साधारण ब्याज आ जाएगा वो कितना आएगा? 956 माइनस 800 बराबर 800 इंटू दर x% इंटू समय 3 वर्ष अपॉन 100। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6.5%, अर्थात दर आ जाएगी 6.5%। जब ब्याज दर x प्लस 6% तक बढ़ा दी जाए तब दर कितनी हो जाएगी? तो हमको x की वैल्यू हमने निकाली 6.5%, तो 6.5 प्लस 6% तो बराबर हो जाएगी दर 12.5%। तब मिश्र धन हो जाएगा 800 प्लस 1 प्लस 12.5 इंटू 3 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 800 प्लस 8 इंटू 37.5 बराबर 800 प्लस 300 बराबर 1100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरण में Q का अधिकतम मान क्या होगा? 5P9 प्लस 3R7 प्लस 3Q8 बराबर 1194। तो Q का अधिकतम मान हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। कैसे, वो देख लेते हैं। जब हम 5P9 3R7 और 3Q8 को ऐड करेंगे तो ये 1194 में आने चाहिए। तो पहले हम इकाई के अंकों को ऐड करते हैं, 9, 7 और 8 को, तो ये 4 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 का 4 का हासिल लगेगी 2। तो PRQ को जब हम ऐड करेंगे प्लस में 2 हासिल ऐड करेंगे तो कुछ संख्या आएगी। अब लास्ट के डिजिट हम ऐड करते हैं तो 5 प्लस 3 प्लस 3 11, तो 11 की 11 आ जाएगी, क्योंकि हमको जो दिया हुआ है इनका ये टोटल योग वो 1194 तो दिया हुआ है। तो 11 जब हम लास्ट के ये सैकड़ा वाली संख्या ऐड करेंगे तो 11 तो आ ही रहा है और इकाई में 4 आ रहा है। तो बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो बीच में P, R और Q को ऐड करने पर 9 आना चाहिए। तो 9 कैसे आएगा? तो हम देखेंगे कि P, R, Q को प्लस 2 भी ऐड है, तो 9 आने के लिए इन तीनों का योग आना चाहिए 7। तो हम मैक्सिमम संख्या Q की 7 रख लें और P और R को 0 कर दें। P की जगह पे 0 और R की जगह पे 0, तो Q की मैक्सिमम मान आ जाएगा 7, जो अब जिसमें हासिल लग जाएगी 2 ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 2 तो आ जाएगा 9। तो संख्या बन जाएगी 1194, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा Q की वैल्यू 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए ने एक वस्तु 5200 में खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेच दी। इस राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पर बेच दी। उसे कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ? तो उसे कुल मिलाकर 12% लाभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए ने एक वस्तु खरीदी 5200 रुपये में और बेची 30% हानि पे। तो 5200 के 30% हानि का मतलब 70%, तो 70/100, तो विक्रय मूल्य कितना निकल कर जाएगा? 3640 रुपये में उसने बेच दी। तो जो ये रुपये प्राप्त हुए इससे उसने दूसरी वस्तु खरीदी और वो खरीदी तो उसने फिर 60% लाभ पर बेच दी। तो कितने पर बेची होगी उसने? 3640 का 60% लाभ का मतलब 160/100, तो 5824 रुपये में फिर उसने वो वस्तु बेच दी। तो उसको टोटल लाभ कितना हुआ? खरीदी कितने था उसका? 5200 से, और बेच लास्ट में कितने का दिए? 5824, तो लाभ हो गया 624 रुपये का। तो लाभ परसेंट हो जाएगा 624/5200 इंटू 100 बराबर 12%। क्वेश्चन नंबर 8, एक परिवार का औसत मासिक खर्च प्रथम 3 महीनों के दौरान 2500, अगले 4 महीनों के दौरान 2650 और वर्ष के अंतिम 5 महीनों के दौरान
2840 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 12,700 थी तो उस परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उसके औसत मासिक आय हो जाएगी ऑप्शन नंबर थर्ड 3,750। वो कैसे वो देख लेते हैं। औसत मासिक आय निकालने के लिए हम पहले कुल आय एक वर्ष में अपॉन 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। तो जो कुल आय हो जाएगी, पहले 3 महीने के लिए कितना खर्च कर रहा था 3 इंटू 2,500 प्लस अगले 4 महीने के लिए 4 इंटू 2,650 प्लस 5 इंटू 2,840 प्लस बचत, क्योंकि टोटल आया है तो खर्चा प्लस बचत, तो बचत कितनी 12,700 डिवाइड बाई 12। तो टोटल आय हो जाएगी एक साल में 45,000 अपॉन 12। तो ये आ जाएगा 3,750 रुपये औसत मासिक आय। नंबर 9, एक दुकानदार ने अपने घर की मरम्मत के लिए बैंक से 32,000 का ऋण लिया। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर 12.5% वार्षिक है। 2 वर्ष की समाप्ति पर उसने अपनी अंगूठी सहित 20,000 का भुगतान कर ऋण चुकता कर दिया। अंगूठी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंगूठी का मूल्य हो जाएगा 20,500। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे वो देख लेते हैं। ऋण है 32,000 का, दर 12.5% समय 2 वर्ष। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय। तो 32,000 इंटू 1 प्लस 12.5 अपॉन 100 की पावर 2। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 40,500। तो ये 2 वर्षों बाद टोटल जो बैंक को अदा करने हैं वो हो जाएगा कुल भुगतान 40,500 का। उसने अंगूठी प्लस 20,000 का भुगतान किया तो किसके बराबर होगा 40,500 के। तो अंगूठी का जो मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 40,500 माइनस 20,000 बराबर 20,500 रुपये। नंबर 10, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य है। तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,920। जब हम इसको 5, 35, 39 और 65 से भाग देंगे तो इस सबसे भाग चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली 2 क्रमिक छूटें एकल छूट 275.12 के बराबर है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आ जाएगा 19%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जब हम 800 पे 19% के क्रमिक छूट देंगे तो छूट टोटल बराबर आ जाएगी 275.12 के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रक निश्चित चाल से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 16 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो वह दूरी तय करने में वह 2 घंटे अधिक समय लेता है। ट्रक की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। जो ट्रक की वास्तविक चाल निकल के आएगी वो आएगी 64 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। वो कैसे वो देख लेते हैं। माना ट्रक की गति x किलोमीटर पर आवर है तो ट्रक की घटी हुई गति कितनी हो जाएगी x माइनस 16 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न अनुसार हमें 384 अपन x माइनस 16 माइनस 384 अपन x बराबर 2, क्योंकि 384 अपन x माइनस 16 कितनी हो जाएगी जो हमको बाद में जब चाल घट जाती है तो समय माइनस जो पहले समय लग रहा था 384 अपन x को उनका डिफरेंस 2 घंटे है तो बराबर 2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो x की वैल्यू निकल के आएंगे वो x की वैल्यू निकल के आएंगे 64 और -48 क्योंकि चाल माइनस में नहीं होती इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रक की वास्तविक गति 64 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 13, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रम से 792 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2,772 सेंटीमीटर क्यूब है। उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच अनुपात हो जाएगा 7:18। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr जो हमको दिया हुआ है 792। आयतन होता है πr² बराबर जो हमको दिया है 2,772। अब हम इसको जब हम आयतन में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग देंगे तो πr² अपॉन 2πrh तो बराबर 2,772 अपॉन 792। तो इससे r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। अब हम 7h बराबर हम निकाल लेंगे जो कि हमको फर्स्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh बराबर 792 तो h बराबर 792 अपॉन 2πr। r की वैल्यू हमने निकाल ली है। पाई का मान 22/7। इसको वैल्यू पुट करेंगे तो h आ जाएगा 18। तो r अनुपात h बराबर हो जाएगा 7:18। क्वेश्चन नंबर 14, किसी काम को करने के लिए A, B और C की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ काम करते हुए वे काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B ने एक साथ 15 दिनों तक काम किया। अकेले C द्वारा कितने दिनों में शेष काम पूरा कर लिया जाएगा। तो C द्वारा अकेले बाकी शेष काम को 39 दिनों में कर लेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। वो कैसे वो देख लेते हैं। A, B और C क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। तो कुल काम कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5 × 27 जो तीनों मिलकर 27 दिन में करते हैं। तो ये टोटल काम हो गया 270। अब A और B 15 दिन तक कुल काम करेंगे तो A और B की क्षमता क्या है 2 और 3 तो 2 + 3 5 तो 15 दिन तक कितना काम कर लेंगे तो 15 × 5 बराबर 75। तो बचा शेष काम कितना 270 - 75 बराबर 195। तो C शेष काम करेगा तो C की क्षमता है वो 5 है तो 195/5 बराबर 39 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 15, 5 वर्ष पूर्व A और B की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 7 वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात 11:13 होगा।
उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 82। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु क्रम से 4x और 5x है, तो फिर ये वर्तमान कितनी हो जाएगी? 4x + 5 5x + 5। तो अब ये 4x और 5x मानिए तो ये 7 वर्ष बाद, वर्तमान से भी 7 वर्ष बाद, तो 4x + 7 + 5, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4x + 5 + 7 ऐड करेंगे क्यों अगले 7 वर्ष बाद इन दोनों के आयु का अनुपात 11:13 है, तो 4x + 7 + 5 5x + 7 + 5 = 11:13। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8। तो वर्तमान आयु a की कितनी मानी हमने? 4x + 5, तो 4 × 8 + 5 = 37। ऐसे b की 5x + 5, तो 5 × 8 + 5 = 45। तो a + b बराबर हो जाएगा 37 + 45 = 82। ये हमारे मैथ वाले सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 4 की बात करते हैं, जिसके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी परास में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काउंट ए कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+P, प्रिंट, P का मतलब प्रिंट, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+F12 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज द प्रिंट कमांड, प्रिंट कमांड चुनें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में CC का पूर्ण रूप क्या है? तो CC का पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी, एक होता है BCC ब्लैक कार्बन कॉपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ईमेल में CC का पूर्ण रूप कार्बन कॉपी होता है। जब आप किसी और को भी अपने भेजे गए ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो CC का प्रयोग कर सकते हैं। CC फील्ड वैकल्पिक होता है जिसे ईमेल सेंडर अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस या ई सेवा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी। ई सर्विस का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस होता है। इसके अंतर्गत समस्त सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक के रूप में यूजर्स या कंज्यूमर को सेवा प्रदान की जाती है, जैसे M-कॉमर्स, ई-कॉमर्स और ई-लर्निंग आदि है। इलेक्ट्रिसिटी ई सेवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेल 2010 में स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 255 संप्रतीक या कैरेक्टर्स। MS एक्सेल 2010 में स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार 255 कैरेक्टर्स होता है तथा रो की ऊंचाई 409 पॉइंट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें। तो इसका असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट गूगल का ही सर्विस है। इसे मई 2013 को लॉन्च किया गया था। गूगल हैंगआउट एक फ्री सर्विस है और इसके द्वारा फोटो शेयर, मैसेज और वॉइस कॉल कर सकते हैं, जबकि सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 2010 में बनाई गई तालिका में समान स्तंभ चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपनी तालिका सेलेक्ट करें और फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प का चयन कैसे करें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पेज लेआउट टैब चुनें और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प पर क्लिक करें। ये हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2 दिसंबर का मॉर्निंग वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन हो गया। इसकी PDF आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और अब आपको पर डे आपको एक सेट मिल जाया करेगा। अब तक देरी होती थी लेकिन इस बार देरी नहीं होगी। पर डे मॉर्निंग सुबह 8 बजे आपको सेट मिल जाया करेगा ये। और जल्दी से जल्दी 15 अगस्त से पहले हम आपको कंप्लीट 38 सेट प्रोवाइड करवा देंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सपोर्ट करें इस चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।